वेलकम बैक टू माय यूट्यूब क्लास। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं एमसीक्यूज। एज आई टोल्ड यू इन द यस्टरडेज क्लास कि आज की क्लास में हम कवर करने वाले हैं एमसीक्यू रिलेटेड टू द टॉपिक सेल। सेल से जुड़े हुए जितने भी एमसीक्यू है जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस पूछे गए हैं इन मतलब ऑल ओवर इंडिया में किसी भी एग्जाम्स में, चाहे वो एम्स मान लो, एसएससी, आरआरबी, बीएसएफ, कुछ भी मान लो, जिस चीज में जो जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो आज की क्लास में सारे कवर अप हो जाएंगे। सेल से रिलेटेड हर एक क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में पूछा गया है वो आज की क्लास में मैं आपको ब्रीफली समझा दूंगी, डिक्टेट कर दूंगी। अगर आप चाहो तो आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो, वीडियो को सेव कर सकते हो फॉर फ्यूचर योर एग्जाम, एंड वीडियो को लाइक करना मत भूलना। सबसे पहले अपन देखते हैं कि क्या करने वाले हैं अपन। ऑल एमसीक्यू रिलेटेड टू द यूनिट सेल। सेल से जुड़े हुए जितने भी एमसीक्यूज है आज की क्लास में कंप्लीट हो जाएंगे। सबसे पहले देखते हैं व्हाट इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ये क्वेश्चन पूछा गया है आरयूएचएस एमएससी नर्सिंग 2013 के अंदर। मतलब फंक्शनल यूनिट क्या है लाइफ की। लाइफ की स्ट्रक्चरल, फंक्शनल, बेसिक यूनिट क्या है सेल। जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में बताया है, सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। तो इसका आंसर है सेल। अच्छा, मैंने एमसीक्यू नहीं लिखे हैं। अगर मैं एमसीक्यू लिखती तो वीडियो बहुत लंबा हो जाता और हमें इतना लंबा वीडियो नहीं करना, क्योंकि फिर वो अच्छा नहीं होता। इससे अच्छा मैंने शॉर्ट आंसर लिखे हैं। अगर आप चाहें तो मैं एमसीक्यू के ऊपर भी क्लास बना सकती हूँ, एज यू विश। देन सेकेंड क्वेश्चन है, दीज आर द बेसिक यूनिट और बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म के बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स कौन है। मतलब मैंने आपको याद हो तो मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था, सेल मिलके क्या बनाता है, टिश्यू। वो बिल्डिंग ब्लॉक्स है ना। सबसे पहले सेल का एग्जांपल अपन किससे दिया था, ब्रिक से। जब अपन घर बनाते हैं तो एक ब्रिक क्या होती है, सेल होती है। तो बिल्डिंग ब्लॉक होता है, बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिज्म एक ह्यूमन बॉडी हो गया, उसका जो सेल है वो उसकी बेसिक यूनिट है। तो इसका एग्जाम्पल है सेल, और ये पूछा गया एम्स रायपुर 2019 के अंदर। देन अपन बात करते हैं फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ। फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ ये पूछा गया है आरएमएल दिल्ली 2011 के अंदर। इसका आंसर भी है सेल। देन अपन क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं, द मेन डिफरेंस बिटवीन यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक सेल इज द एब्सेंस ऑफ। आपको याद हो तो मैंने आपको ब्रीफली बताया था यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक में डिफरेंस। उनके अंदर सबसे मेन डिफरेंस क्या होता है कि उसके अंदर एब्सेंस ऑफ न्यूक्लियस होता है। एक के अंदर प्रेजेंट होता है और एक के अंदर एब्सेंट होता है। तो वही क्वेश्चन अगर आप देखना चाहो तो प्रीवियस वीडियो में जाके देख सकते हो। मैं आई बटन पे आपको लिंक दे दूंगी उसका। देन ये पूछा गया था कहाँ पे, एम्स जोधपुर 2018 के अंदर पूछा गया था। एंड इसका आंसर क्या है, ट्रू न्यूक्लियस। ट्रू न्यूक्लियस किसके अंदर एब्सेंट होता है, प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर ट्रू न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। देन अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की, वेयर डज द ट्रांसक्रिप्शन अकर इन प्रोकैरियोटिक सेल। सबसे पहले बात करें अपन की ट्रांसक्रिप्शन, प्रोकैरियोटिक सेल में ट्रांसक्रिप्शन कहाँ होता है। आपको पता, जैसा कि मैंने ऊपर वाले क्वेश्चन में बताया कि प्रोकैरियोटिक सेल में तो न्यूक्लियस नहीं होता। जब न्यूक्लियस है ही नहीं तो डीएनए कैसे रेप्लिकेट करेगा। डीएनए से डीएनए की प्रोसेस बनती है, उसको अपन क्या बोलते हैं, डीएनए से आरएनए की जो प्रोसेस बनती है उसको अपन क्या बोलते हैं, रेप्लिकेशन। ट्रांसक्रिप्शन कहाँ होगा उसका, साइटोप्लाज्म के अंदर। प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर ट्रांसक्रिप्शन कहाँ होगा, साइटोप्लाज्म के अंदर। वैक्यूल्स के मतलब वैक्यूल्स होते हैं, वैक्यूल्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं, साइटोप्लाज्म में तो होते हैं। तो वैक्यूल्स के अंदर होगा जो साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं। ये क्वेश्चन पूछा गया था झारखंड एसएससी के अंदर, ठीक है। देन अपन बात 2022 के अंदर पूछा गया था, ये याद रखना ये। देन अपन बात करते हैं कि प्रोकैरियोटिक सेल आर सिग्निफिकेंटली स्मॉलर देन यूकैरियोटिक सेल, व्हाट इज इट्स रिलेटिव साइज। यहाँ पे अपन बात करते हैं कि प्रोकैरियोटिक सेल जो है उसकी साइज के बारे में पूछा है। ये बोल रहा है कि प्रोकैरियोटिक सेल है वो यूकैरियोटिक सेल से स्मॉल है। तो ये लास्ट में पूछ रहा है कि वो उसकी रिलेटिव साइज क्या है प्रोकैरियोटिक सेल की, तो वो है 0.1 to 5.0 माइक्रोमीटर। देन ये क्वेश्चन पूछा गया है एनवीएस 2022 के अंदर। देन अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की, विच ऑर्गेनली इज पावर हाउस ऑफ सेल। जैसा कि अपन ने क्लास में पढ़ा था, पावर हाउस ऑफ सेल किसको बोलते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया को, बिकॉज उसके अंदर एटीपी का फॉर्मेशन होता है, एनर्जी प्रोडक्शन होता है उसके अंदर। ये कब पूछा गया, ईएसआईसी 2016 के अंदर पूछा गया है, आरआरबी 2019 के अंदर पूछा गया है,
BSF 2015 के अंदर पूछा गया है। मतलब देख रहे हो कितनी बार रिपीट हो रहा है क्वेश्चन, तो इस क्वेश्चन के रिपीट होने के चांसेस बहुत फ्रीक्वेंट हो सकते हैं। देन अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8, विच सेलुलर कंपोनेंट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर ऑक्सीडेटिव मेटाबॉलिज्म। सबसे पहले अपन बात करें कि ऑक्सीडेटिव मेटाबॉलिज्म होता क्या है। ऑक्सीजन की प्रेजेंस के अंदर जो मेटाबॉलिज्म हो रहा है, ब्रेक डाउन हो रहा है, वो क्या किसके अंदर आ जाएगा। देखा अपन ने पढ़ा था मेटाबॉलिज्म के अंदर क्या आता है, अपन ने पढ़ा था ना कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म। आपने देखा था मेटाबॉलिज्म की दो रिएक्शंस होती है, कैटाबॉलिज्म एंड एनाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म में क्या होता है, ब्रेक डाउन। एनाबॉलिज्म में क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। तो वही पूछ रहा है कि विच सेलुलर कंपोनेंट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर ऑक्सीडेटिव मेटाबॉलिज्म। तो इसके अंदर आएगा माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे जुड़े हुए क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं। ये क्वेश्चन आया था RRB 2015 के अंदर। रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड। लास्टली क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें, एरोबिक रेस्पिरेशन इज परफॉर्म्ड बाय। एरोबिक रेस्पिरेशन है वो किसकी वजह से होती है, माइटोकॉन्ड्रिया, बिकॉज इट इज अ पावर हाउस ऑफ सेल, क्योंकि उसके अंदर एटीपी का प्रोडक्शन होता है। देन ये क्वेश्चन पूछा गया था यूपीपीएससी 2017 के अंदर। लास्ट 10th क्वेश्चन की बात करते हैं, डैश इज अ प्रोटीन इन्वॉल्व इन फॉर्मिंग ऑफ साइटोस्केलेटन। अपन ने बात की थी साइटोस्केलेटन का क्या काम होता है, वो सेल को क्या प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। तो उसका वो क्या मतलब क्या होता है, ऐसा कौन सा प्रोटीन है जो उसकी फॉर्मेशन में हेल्प करता है साइटोस्केलेटन की, एक्टिन प्रोटीन। जो एक्टिन प्रोटीन होता है वो उसकी साइटोस्केलेटन की फॉर्मेशन के अंदर हेल्प करता है। देन ये क्वेश्चन पूछा गया था एम्स भोपाल 2018 के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया था। आगे अपन बात करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 11, स्टेरॉइड सिंथेसिस अकर इन। ये क्वेश्चन पूछा गया था RRB 2015 के अंदर। इसका आंसर है माइटोकॉन्ड्रिया। आपने देखा कि माइटोकॉन्ड्रिया से रिलेटेड कम से कम 4 या 5 क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया से क्वेश्चन रिपीट होते हैं तो इसका मेन टॉपिक भी मान सकते हैं अपन माइटोकॉन्ड्रिया को। देन क्वेश्चन नंबर 12 है, एक्वस कंपोनेंट ऑफ द सेल विदिन विच वेरियस ऑर्गेनेलीज एंड पार्टिकल्स आर सस्पेंडेड। ये पूछ रहा है कि मतलब कौन सा एक्वस कंपोनेंट है सेल के अंदर जहाँ पे जो वेरियस ऑर्गेनेलीज है या फिर पार्टिकल्स है वो सस्पेंडेड है, मतलब फ्रीली घूम रहे हैं। तो साइटोसोल, आपको याद है साइटोसोल को अपन बोलते हैं ICF। ICF स्टैंड्स फॉर इंट्रा सेल्यूलर फ्लूइड। इंट्रासेल्युलर फ्लूइड। ये क्वेश्चन पूछा गया था एम्स रायपुर 2017 के अंदर। देन अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की, द ऑर्गेनेलीज कंसर्न विद द मेटाबॉलिक प्रोसेस आर प्रेजेंट इनसाइड द। ये पूछ रहा है कि मेटाबॉलिक प्रोसेस कहाँ होती है। तो आपको याद हो तो मैंने आपको बताया था मेटाबॉलिक प्रोसेस कहाँ होती है, साइटोप्लाज्म के अंदर होती है। जितनी भी केमिकल रिएक्शंस होती हैं वो कहाँ होती हैं, साइटोप्लाज्म के अंदर। ये क्वेश्चन पूछा गया था RRB 2019 के अंदर। देन अपन बात करते हैं सेल मेम्ब्रेन क्या है, एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है जिसके अंदर से एक्सचेंज होता है, किसका, ट्रांसपोर्ट होता रहता है, ऑक्सीजन, CO2, मिनरल्स, प्रोटीन, इन सब का क्या होता है, ट्रांसफर होता है, क्योंकि एक सेमी परमिएबल है। ये क्वेश्चन पूछा गया था हिमाचल प्रदेश SSC 2020 के अंदर। देन अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की, प्रोटीन्स दैट आर टू बी यूज्ड आउटसाइड द सेल आर सिंथेसाइज्ड इन। मतलब ये पूछ रहा है कि प्रोटीन सिंथेसाइज कहाँ होता है, मतलब सीधा सा है, इसको घुमा के पूछा है कि प्रोटीन्स आर सिंथेसाइज्ड इन। यही अगर सिंपल क्वेश्चन पूछता प्रोटीन आर सिंथेसाइज्ड इन तो सबको ये पता है कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आ जाता है, क्योंकि प्रोटीन्स के सिंथेसिस कहाँ होता है, राइबोसोम्स के अंदर होता है। राइबोसोम्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। तो वही है कि प्रोटीन सिंथेसिस कहाँ पे होगा, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर होगा। ये कहाँ, आपको याद हो तो अपन ने पढ़ा था कुछ ऐसा ऐसा एक डायग्राम था। तो यहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है, राइबोसोम्स। और ये किसका एग्जाम्पल है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, इसके ऊपर प्रेजेंट होता है। ये क्वेश्चन पूछा गया था RML दिल्ली 2011 के अंदर। देन अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की, प्रोटीन सिंथेसिस इज अ फंक्शन ऑफ। अभी वही क्वेश्चन है कि प्रोटीन सिंथेसिस इज अ फंक्शन ऑफ
रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्योंकि इनको साइट कहाँ होती है, इनकी साइट तो होती है राइबोसोम्स के अंदर, साइट तो होती है राइबोसोम्स के अंदर, लेकिन इनकी सिंथेसिस कहाँ होती है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर। ये क्वेश्चन पूछा गया था एम्स भोपाल 2018 के अंदर और बीएसएफ 2015 के अंदर। देन अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की, कि साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस कहाँ है, क्या है, राइबोसोम्स। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस कहाँ होती है, राइबोसोम्स के अंदर होती है। ये क्वेश्चन पूछा गया था एम्स ऋषिकेश 2015, एम्स ऋषिकेश 2023, डीएमईआर महाराष्ट्र 2018 के अंदर। ये क्वेश्चन भी रिपीट होता है काफी बार। देन अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की, माइक्रोट्यूब्यूल्स ऑर्गेनाइजिंग सेंटर इन एनिमल सेल। एनिमल सेल के अंदर माइक्रोट्यूब्यूल ऑर्गेनाइजिंग सेंटर कहाँ प्रेजेंट होता है, तो वो प्रेजेंट होता है सेंट्रोसोम के अंदर। ये क्वेश्चन पूछा गया था झारखंड एसएससी 2022 के अंदर। वीडियो में अपन आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की, इसके अंदर विच मीडियम इज सुटेबल फॉर सेलुलर एक्टिविटी। सेलुलर एक्टिविटी के लिए कौन सा मीडियम है वो सुटेबल रहेगा, तो वो कौन सा होता है, एसिक मीडियम है वो उसके लिए सुटेबल रहेगा। ये क्वेश्चन पूछा गया है झालावाड़ 2010 के अंदर। देन अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की, इसके अंदर बोल रहा है कि हाउ मच वाटर इज देयर इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड इन सेल ऑफ आवर बॉडी। मतलब हमारी बॉडी के अंदर जो सेल है उसके अंदर वाटर का कितना परसेंटेज है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो कितना होता है, 50%। ये क्वेश्चन पूछा गया है बीएसएफ 2014 के अंदर। देन अपन बात करते हैं एक्वापोरिन्स आर। एक्वापोरिन्स क्या होते हैं, एक्वापोरिन्स आर वाटर चैनल होते हैं। ये क्वेश्चन पूछा गया एनवीएस 2018 के अंदर। देन अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की, किसने इस क्वेश्चन में पूछा गया विच साइंटिस्ट इज फर्स्ट रिपोर्टेड अबाउट 46 क्रोमोसोम इन नॉर्मल ह्यूमन कैरियोटाइप। मतलब ये पूछ रहा है वो कौन सा साइंटिस्ट है जिसने ह्यूमन बॉडी के अंदर नॉर्मल कैरियोटाइप के 46 क्रोमोसोम्स है ना, वही हम ह्यूमन बॉडी के अंदर नॉर्मल कैरियोटाइप के अंदर कंसिडर होते हैं। किसने बताया था, टीजीओ एंड लिवान। ये क्वेश्चन पूछा गया था एम्स ऋषिकेश 2023 के अंदर। देन अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की, इसके अंदर पूछा गया है रोड लाइक कंडेंसेशन ऑफ क्रोमेटिन। इसके अंदर पूछा गया है कि जो रोड लाइक कंडेंसेशन है क्रोमेटिन का वो कहाँ होता है, देन द आंसर इज क्रोमोसोम्स। एंड ये क्वेश्चन पूछा गया एम्स ऋषिकेश 2023 के अंदर। देन अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की, इसके अंदर पूछा क्रोमोसोम्स कंटेन्स, क्रोमोसोम्स के अंदर क्या होता है, देन डीएनए। डीएनए की फुल फॉर्म आप सबको पता ही होगा, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। देन अपन बात करते हैं इसका आंसर क्या है, ये पूछा गया था ईएसआईसी 2009 के अंदर। देन अपन बात करते हैं तो 25 की, इसके अंदर पूछा था जेनेटिक मटेरियल इज डीएनए इज कंटेन इन। इसने पूछा जेनेटिक मटेरियल जो डीएनए है वो किसके अंदर होता है, देन आंसर इज न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर डीएनए होता है जिसके अंदर जेनेटिक इंफॉर्मेशन वो क्या होती है, स्टोर्ड होती है। ये क्वेश्चन पूछा गया था एम्स नागपुर 2020 के अंदर। देन अपन बात करते हैं क्वेश्चन 26 की, इसके अंदर पूछा एक नॉर्मल ह्यूमन बॉडी सेल हैज डैश क्रोमोसोम्स। एक नॉर्मल ह्यूमन बॉडी के पास कितने क्रोमोसोम्स होते हैं, आपने ध्यान दिया होगा कि ये देखो ये बता रखा है कितने होते हैं, 46 क्रोमोसोम्स होता है। ये किसने बताया था, टीजीओ एंड लिवान ने बताया था। देन अपन बात करते हैं ये और इसके कहाँ आया हुआ है, जीएमसीएच 2022 के अंदर और आरआरबी 2015 के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है। देन अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की, इसके अंदर पूछा है स्मॉलेस्ट ह्यूमन क्रोमोसोम्स। इसके अंदर पूछा है कि ह्यूमन बॉडी का जो स्मॉलेस्ट क्रोमोसोम्स होता है वो कौन सा होता है, देन द क्रोमोसोम 21 जिसकी डेफिशिएंसी से क्या हो जाता है, डाउन सिंड्रोम डिजीज हो जाती है। ये क्वेश्चन पूछा गया था एनएचएम यूपी 2021 के अंदर। देन अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की, ह्यूमन सेल कंटेन हाउ मेनी जीन। मतलब एक ह्यूमन सेल है उसके अंदर कितने जीन्स होंगे, तो 1,00,000 जीन्स होते हैं एक ह्यूमन सेल के अंदर। तो सोचो एक पूरी बॉडी के अंदर कितने जीन्स होंगे, मिलियंस ऑफ जीन्स होते हैं। मतलब ये क्वेश्चन पूछा गया है बीएसएफ 2015 के अंदर। देन अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की, इसके अंदर पूछा टोटल जेनेटिक मटेरियल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज नोन एज। एक बॉडी का जो नॉर्मल टोटल जेनेटिक मटेरियल है उसको क्या बोलते हैं अपन, जीनोम। एंड ये क्वेश्चन पूछा गया RIMS एंड RSAI FI यूपी 2013 के अंदर।
वीडियो में अपन आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट वाज कंप्लीटेड इन, तो आंसर है 2003। ये क्वेश्चन पूछा गया WBCL 2022 के अंदर। देन क्वेश्चन नंबर 31, फंक्शन ऑफ न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड का फंक्शन क्या होता है? सबसे पहले न्यूक्लिक एसिड के अंदर आते हैं क्या क्या है? डीएनए एंड आरएनए। उनका काम क्या होता है? जेनेटिक इंफॉर्मेशन को पास ऑन करना फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। मतलब क्या है इनका फंक्शन? हेरिडिटरी फैक्टर जो भी होते हैं उनको जनरेशन टू जनरेशन पास ऑन करना। ये क्वेश्चन भी पूछा गया WCL 2022 के अंदर। देन अपन बात करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 32, ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन इज अकम्पनीड बाय। वही चीज की एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन है उसको अपन ट्रांसफर करेंगे। उसको वो कौन सा मतलब किस चीज के थ्रू करेंगे? तो वो आंसर होगा डीएनए। ये क्वेश्चन पूछा गया RRB 2015 के अंदर। देन अपन बात करते हैं क्वेश्चन 33, टू स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए डबल हेलिक्स इज हेल्ड टुगेदर बाय हाइड्रोजन बॉन्ड। देखो जैसे डीएनए हमेशा डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होगा, आपने सुना होगा। तो ये एक दूसरे से किसके थ्रू जुड़े हुए होते हैं? ये दोनों एक दूसरे के H बॉन्ड के थ्रू जुड़े हुए होते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड। इन दोनों के बीच में जो बॉन्ड होता है वो हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। ये क्वेश्चन पूछा गया था एम्स पटना 2015, RUHS MSc 2017 के अंदर। देन अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 34, डीएनए न्यूक्लियोटाइड्स आर अटैच्ड बाय। वही चीज है जो न्यूक्लियोटाइड्स प्रेजेंट होते हैं यहाँ पे एक दूसरे से किससे अटैच होंगे? हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू अटैच होंगे। ये क्वेश्चन पूछा गया HPSSC 2020 के अंदर। देन अपन बात करते हैं क्वेश्चन 35 की, विच टाइप ऑफ कंपोनेंट प्यूरिन्स एंड पिरिमिडिन्स आर। जो प्यूरिन्स होते हैं और जो पिरिमिडिन्स होते हैं वो किस टाइप के कंपोनेंट्स होते हैं? देन दे आर हेट्रोसाइक्लिक। ये क्वेश्चन पूछा गया RUHS MSc 2016 के अंदर। देन अपन बात करते हैं क्वेश्चन 36, द पिरामिडन बेस प्रेजेंट इन डीएनए। डीएनए के अंदर कौन सा पिरामिडन बेस प्रेजेंट होगा? आपको याद हो तो हमने पढ़ा था, दो चीजें पढ़ी थी, प्यूरिन्स एंड पिरामिडिन्स। तो डीएनए के अंदर कौन सा पिरामिडिन प्रेजेंट होता है? देन दैट इज थायमिन। ये क्वेश्चन पूछा गया DSSB 2019 के अंदर। देन अपन बात करते हैं प्यूरिन बेस प्रेजेंट इन डीएनए एंड आरएनए। वो कौन सा प्यूरिन है जो डीएनए में भी प्रेजेंट होता है और आरएनए में भी? देन द आंसर इज एडेनिन। ये पूछा गया है DSSB 2019 के अंदर। देन अपन बात करते हैं क्वेश्चन 38 की, बेस प्रेजेंट इन डीएनए बट एब्सेंट इन आरएनए। ऐसा कौन सा बेस है जो डीएनए में प्रेजेंट होता है और आरएनए में एब्सेंट होता है? देन दैट इज थायमिन। देन ये कब पूछा गया था? RRB 2015 के अंदर। एक चीज हमेशा याद रखना, जो एडेनिन है वो हमेशा थायमिन के साथ ही बॉन्ड बनाता है, वो हमेशा डबल बॉन्ड बनाता है। जो फिर गुआनिन है वो साइटोसिन के साथ ट्रिपल बॉन्ड की फॉर्मेशन करता है। इसको अपन याद रखेंगे हमेशा। जो एडेनिन है वो थायमिन के साथ बेस पेयर करेगा थ्रू दो हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अपन पढ़ा था ना, दो हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो वो इसके साथ दो हाइड्रोजन बॉन्डिंग, डबल हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा, इसमें ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा। देन अपन बात करते हैं क्वेश्चन 39 की, द प्रोसेस ऑफ कॉपिंग ऑफ डीएनए सीक्वेंस फ्रॉम वन जीन टू mRNA। मतलब डीएनए की कॉपिंग को अपन क्या बोलते हैं? ट्रांसक्रिप्शन। ये क्वेश्चन पूछा गया था RUHS MSc 2016 के अंदर। देन अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 40, फंक्शन ऑफ mRNA। mRNA की क्या फंक्शन होता है? वो कैरी करता है मैसेज फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। प्रोटीन की सिंथेसिस के लिए जो मैसेज कैरी करता है वो कौन करता है? मैसेंजर RNA। ये क्वेश्चन पूछा गया था एम्स जोधपुर 2023 के अंदर। देन लास्ट क्वेश्चन की अपन बात करते हैं क्वेश्चन 41, विच मोड ऑफ इंफॉर्मेशन ट्रांसफर यूजुअली डज नॉट अकर। ऐसी कौन सी इंफॉर्मेशन है जो नहीं अकर होती? देन दैट इज डीएनए टू प्रोटीन। डीएनए से डीएनए बन सकता है, डीएनए से आरएनए बन सकता है, आरएनए से प्रोटीन बन सकता है, लेकिन डीएनए से कभी भी प्रोटीन नहीं बन सकता। ये क्वेश्चन पूछा गया था RUHS MSc 2016 के अंदर। क्वेश्चन नंबर 41 की, इसके अंदर है, अ मेडिकल डिसऑर्डर रिजल्टिंग फ्रॉम म्यूटेशन इन द डीएनए रिपेयर सिस्टम इज। ये पूछ रहा है कि एक डीएनए के अंदर अगर म्यूटेशन आ जाता है तो वो तो कौन सी डिजीज हो जाएगी? तो उसका हो जाएगा ब्लूम सिंड्रोम। ये क्वेश्चन पूछा गया RUHS MSc 2016 के अंदर। देन अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 42 की,
इसके अंदर देखते हैं इन बैक्टीरियल डीएनए रेप्लिकेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रिलैक्सेशन सुपर कॉइल्ड क्रोमोसोम टू मेक डीएनए मोर एसेसिबल फॉर द इनिशिएशन ऑफ रेप्लिकेशन। ये बोल रहे हैं कि इनिशिएशन ऑफ रेप्लिकेशन के लिए जो क्रोमोसोम रिस्पॉन्सिबल होता है वो कौन सा है, तो वो होता है ट्रोपोआइसोमरेज सेकेंड। और ये क्वेश्चन पूछा गया WCL 2022 के अंदर। देन अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 43 की। इसके अंदर है व्हाट कैन बी डिफाइन एज द फील्ड दैट डील्स विद एनी जेनेटिक कंडीशन दैट अकर ड्यू टू चेंजेस इन द न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस ऑफ डीएनए रिप्रेजेंटिंग अ जीन। देन इसका आंसर है मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स। ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि अपन डीएनए से रिलेटेड जो सारी चीजें आती है कि मतलब जेनेटिक कंडीशन हो गई, कोई ऐसा चेंज हो गया या फिर न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंस में कोई डिफरेंस आ गया, उन सब चीजों को अपन रिप्रेजेंट करते हैं। अपन यहाँ पे क्या पूछा, डिफाइन एज अ फील्ड। वो कौन सी फील्ड है जिसके अंदर अपन इन सब के बारे में पढ़ते हैं, तो वो है मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स। जेनेटिक्स में अपन पढ़ते हैं म्यूटेशन है, एक जीन अगर कम है या ज्यादा हो जाएगा तो अपने को कौन सी डिजीज होगी, या एक क्रोमोसोम मिसिंग है तो कौन सी डिजीज होगी, वो सब कुछ किस में आ जाता है, ओवरऑल जेनेटिक्स के अंदर आ जाता है। और ये क्वेश्चन पूछा गया था WCL 2022 के अंदर। देन अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 44 की। इसके अंदर है ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन इज अकम्पनिश्ड बाय, मतलब एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन के अंदर जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन ट्रांसफर हो रही है वो मैंने आपको पहले क्लास में भी बताया था, दैट इज डीएनए। डीएनए के अंदर जीन प्रेजेंट होते हैं, और आपको याद हो तो मैंने बताया था एक जीन के अंदर कितना प्रेजेंट होता है, 30,000 क्या प्रेजेंट होता है, जीन एक डीएनए के अंदर। एक डीएनए या फिर एक सेल के अंदर 30,000 जीन्स प्रेजेंट होते हैं। ये क्वेश्चन पूछा गया था RRB 2022 के अंदर। वीडियो में अपन आगे बात करते हैं कि जैसा मैंने आपको फर्स्ट क्लास में एक्सप्लेन किया था कि इस क्लास के अंदर अपन पढ़ेंगे एनाटॉमी फिजियोलॉजी इंक्लूडिंग MSN मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग। उसके अंदर अपन पढ़ते हैं कि डिजीज कंडीशन, MSN में सिर्फ अपन पढ़ते हैं क्या, डिजीज कि कौन कौन सी डिजीज आती है पेशेंट के अंदर, मतलब जितनी भी ओवरऑल डिजीज होती हैं सारी किसके अंदर पढ़ेंगे अपन, MSN 1 and 2। अब मैंने आपको बताया था सेल मैंने आपको पढ़ा है, सेल के मैंने ऑलमोस्ट MCQ करवा दिए, उसकी थ्योरी करवा दी, जो भी उसका बेसिक से लेके आपको एडवांस लेवल तक मैंने आपको सब कुछ अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया। अब इस लास्ट क्लास के अंदर अपन देखते हैं कि सेल से रिलेटेड जितनी भी डिजीज है या फिर मतलब डिसऑर्डर्स है वो अपन कवर कर लेंगे। यहाँ पे मैं आपको सिर्फ ओवरव्यू बताऊंगी, बाकी की डिटेल वीडियो अपन आगे MSN में कवर कर लेंगे। सबसे पहले अपन देखते हैं MSN के अंदर MSN में सबसे पहले सेल क्या होता है, सेल की कौन सी डिजीज होती है, सेलुलर डिसऑर्डर। क्या होता है सेलुलर डिसऑर्डर, डिजीज कंडीशन रिलेटेड टू सेल में। जैसा कि अपन बात कर रहे हैं सेल डिजीज कंडीशन, मतलब सेल से रिलेटेड जो भी डिजीज कंडीशन होगी या उसका फंक्शन में कोई दिक्कत आ रही है या उसकी फंक्शन हो गया, उसका मतलब प्रोडक्शन हो गया, उसके डिवीजन हो गया, उन सब के अंदर अगर कोई दिक्कत आ रही है तो अपन किसके अंदर पढ़ेंगे, सेलुलर डिसऑर्डर के अंदर। अब अपन आगे देखते हैं अकर्स व्हेन एबनॉर्मल सेलुलर फंक्शन। कब होता है सेलुलर डिसऑर्डर, जब जो सेल होता है उसके अंदर कोई एबनॉर्मलिटी आ गई, मतलब उसके सेल डिवीजन में कोई एबनॉर्मलिटी आ गई, या उसके एनर्जी प्रोडक्शन में कोई आ गई, या उसके वेस्ट रिमूवल में अगर कोई एबनॉर्मलिटी आ गई, तो उसको किसके अंदर पढ़ेंगे अपन, सेलुलर डिसऑर्डर के अंदर। इसके अंदर मैंने आपको सिर्फ ऊपर से बताया, अगर आप अपन इसके अंदर ना डिटेल वीडियो आगे MSN में पढ़ेंगे हर डिजीज से रिलेटेड। सबसे पहले अपन देखते हैं इसके अंदर जेनेटिक ब्लड डिसऑर्डर, ब्लड सेल डिसऑर्डर। जेनेटिक मतलब जो जेनेटिक है, डीएनए के थ्रू जो चीजें फैलती है, डीएनए के थ्रू फैलती नहीं है, मतलब डीएनए के थ्रू जो चीजें ट्रांसफर होती है फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन, वो किसके अंदर आ जाएंगी, जेनेटिक ब्लड सेल डिसऑर्डर। इसके अंदर अपन देखते हैं कंडीशन ऑल्टर द शेप एंड फंक्शन प्रोडक्शन ऑफ RBC WBC टिपिकली ड्यू टू डीएनए, मतलब डीएनए की वजह से जो भी क्या उसके शेप में, उसके फंक्शन में या उसके प्रोडक्शन में वो आएगा, ऑल्टर होगा। मतलब कोई ऑल्टर मतलब या तो म्यूटेट हो रहा है, मतलब ऑल्ट्रेशन मतलब क्या, तो कोई म्यूटेशन आ रहा है या वो डिस्ट्रॉय हो रहा है, उसके डिवीजन में कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो वो किसके अंदर आ जाएगा, जेनेटिक ब्लड सेल डिसऑर्डर के अंदर आ जाएगा। आगे अपन बात करते हैं, इसमें दो डिजीज हैं, सिकल सेल डिजीज। सिकल से क्या समझते हैं अपन, सबसे पहले अपन देखें सिकल होता क्या है, मतलब
नाम सुना हुआ लग रहा है ना, सिक्कल। सिक्कल के अंदर जो मतलब आरबीसी की शेप क्या होती है, आपको पता है सबको, ओवल शेप होती है ना आरबीसी की। तो सिक्कल सेल हो जाता है ना, सिक्कल सेल डिजीज हो जाती है ना किसी को, तो उसके अंदर जो आरबीसी की शेप होती है ना, वो हाफ सी टाइप में हो जाती है, सिक्कल टाइप में हो जाती है। जैसा कि ये देखो, ये दिख रखा सिक्कल टाइप में उसकी जो शेप हो जाएगी ना, तो फिर क्या होगा, वो आगे मतलब अगर ओवल शेप है तो ब्लड फ्लो बढ़ता रहेगा बढ़ता रहेगा बढ़ता रहेगा। लेकिन वही अगर आरबीसी के शेप सी टाइप से हो जाएंगी तो ब्लड फ्लो में भी रुकावट आएगी, और ब्लड फ्लो में रुकावट आएगी तो हार्ट की एक्टिविटी में भी आएगी, मतलब बॉडी की जितनी भी एक्टिविटीज होंगी उन सब में क्या होगी, प्रॉब्लम आएगी। अपन देखते हैं इसके अंदर, आरबीसी बिकेम रिजिड, सिकल शेप एंड रिस्ट्रिक्ट ब्लड फ्लो, कोज सीवियर पेन। जैसा कि मैंने आपको बताया कि आरबीसी है वो रिजिड हो जाएंगी, कठोर हो जाएंगी, और वो सिकल शेप की हो जाएंगी, हाफ सी शेप की हो जाएंगी, एंड वो रिस्ट्रिक्ट कर देंगी किसको, ब्लड फ्लो को, ड्यू टू दैट शी शेप, जिसकी वजह से क्या होगा, सीवियर पेन होगा पेशेंट को। आगे अपन बात करते हैं थैलेसीमिया क्या होता है। थैलेसीमिया एक इनहेरिटेड ब्लड डिसऑर्डर है। इनहेरिटेड ब्लड डिसऑर्डर, इनहेरिट मतलब वो इनहेरिट हुआ है क्या, ब्लड से इनहेरिटेड जो होता है वो किसके अंदर आ जाएगा, थैलेसीमिया क्या होता है, इनहेरिटेड ब्लड डिसऑर्डर होता है, जिसके अंदर क्या होता है, जो एचबी प्रोडक्शन है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अपन बात करें कि हीमोग्लोबिन कहाँ प्रोड्यूस होता है, तो हीमोग्लोबिन प्रोड्यूस होता है कहाँ पे, बोन मैरो के अंदर प्रोड्यूस होता है, और वो अगर उसके प्रोडक्शन में कमी आ जाएगी तो पेशेंट को क्या हो जाएगा, थैलेसीमिया। आगे अपन बात करते हैं वीडियो में कि अनकंट्रोल्ड सेलुलर ग्रोथ, मतलब पहले अपन ने बात की क्या, जेनेटिक ब्लड सेल डिसऑर्डर। अपन सेकेंड टाइप की बात करते हैं, अनकंट्रोल सेलुलर ग्रोथ। मतलब एक पेशेंट है, उसकी सेल है वो अनकंट्रोलेबल ग्रो कर रही है, तो वो भी उसके लिए सही नहीं है, वो उससे कम कर रही है तो भी उसके लिए सही नहीं है, तो अगर उससे ज्यादा होगी तो वो भी डिजीज कंडीशन में आएगा। तो वो अपन आगे देखते हैं उसको अपन किस कंडीशन में कवर अप करते हैं, मतलब अनकंट्रोल हो रही है, अनकंट्रोल हो जाएगी तो किसके अंदर आ जाएगी, कैंसर के अंदर आ जाएगी। कैंसर का सबसे बड़ा कारण क्या होता है, अनकंट्रोल सेलुलर ग्रोथ। मतलब किसी पेशेंट को अगर कैंसर है तो वो एक सेल से अनकंट्रोलेबल ग्रो करके वो उस पूरी बॉडी को अफेक्ट कर सकता है। इसके अंदर देखते हैं अपन डिजीज ऑफ सेल डिवीजन, मतलब सेल का जो डिवीजन है वो एबनॉर्मली बढ़ जाएगा, मतलब एबनॉर्मली ग्रो करने लग जाएगा, जिस वजह से क्या हो जाएगा, कैंसर हो जाएगा पेशेंट को। देन अपन देखते हैं डीएनए इनसाइड अ सेल इज डैमेज और म्यूटेड। अगर किसी इंसान का डीएनए वो डैमेज हो रखा है या फिर वो म्यूटेट हो रखा है, म्यूटेशन अपन आगे मैं आपको समझाऊंगी, जब अपन जेनेटिक्स की यूनिट कवर अप करेंगे उसके अंदर मैं आपको डीपली बताऊंगी म्यूटेशन क्या होता है, क्या फैक्टर्स हैं म्यूटेशन को अफेक्ट करते हैं, वो अपन जेनेटिक्स में पढ़ेंगे आगे। तो मतलब यहाँ बात कर रहे थे अपन, जो सेल के अंदर जो डीएनए है वो या तो डैमेज हो रखा है या फिर म्यूटेट हो रखा है, जिस वजह से जो सेलुलर ग्रोथ है वो बढ़ जाएगी। इसके अब मैंने दो एग्जांपल्स लिखे, ल्यूकीमिया एंड लिम्फोमा। ल्यूकीमिया क्या होता है, ल्यूकीमिया डब्ल्यूबीसी का जो ग्रोथ होती है ना वो एबनॉर्मली बढ़ जाती है। डब्ल्यूबीसी का क्या काम होता है, बॉडी को इन्फेक्शन के अगेंस्ट प्रोटेक्ट करना। तो अगर वो एक लिमिट से ज्यादा बढ़ जाएगी तो वो हमारे लिए ही हार्मफुल हो जाएगी, क्योंकि वो हमारे हेल्दी सेल्स को डिस्ट्रॉय करने लग जाएगी। आगे अपन बात करते हैं लिम्फोमा क्या होता है। कैंसर बिगिंस इन द इन्फेक्शन फाइटिंग सेल्स ऑफ इम्यून सिस्टम। इसके अंदर जो बॉडी का इम्यून सिस्टम है, इम्यून सिस्टम जो इन्फेक्शन फाइटिंग सेल्स है उनको उनके अंदर हो जाता है, मतलब जो बॉडी के जो इन्फेक्शन फाइटिंग सेल्स है उनके अंदर क्या हो जाएगा, कैंसर। अगर उनके अंदर कैंसर हो जाएगा तो बॉडी को इन्फेक्शन से कौन प्रिवेंट करेगा, कोई नहीं कर पाएगा ना। मतलब अगर बॉडी की सबसे कौन फाइट कर रहा है बॉडी को, हमें बचा कौन रहा है, इम्यून सेल्स ही तो बचा रहे हैं हमें इन्फेक्शन से। अगर उनमें ही कैंसर हो जाएगा तो वो हमारे लिए हार्मफुल ही तो हो जाएंगे, वो किसके अंदर आ जाएगा, कैंसर के अंदर। अपन लास्टली बात करते हैं ऑर्गेनली स्पेसिफिक डिसऑर्डर। मतलब मैंने आपको समझाया था जब अपन सेल पढ़ रहे थे, तो सेल के अंदर दो टाइप्स होते हैं, एक तो साइटोप्लाज्म होता है और दूसरा ऑर्गेनलीज होता है। ऑर्गेनलीज में क्या होता है, ऑर्गेनलीज में आता है माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, राइबोसोम्स हो गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, या अपन बात करें लाइसोसोम्स हो गया, तो वो सारे क्या है, ऑर्गेनलीज है। और साइटोप्लाज्म में क्या आता है, साइटोसोल आता है, जो किस चीज से मिलकर बना होता है, फोस्फोलिपिड, कोलेस्ट्रोल एंड। देन अपन बात करते हैं कि ऑर्गेनली स्पेसिफिक डिसऑर्डर कौन सा होता है, इसके अंदर आता है माइटोकॉन्ड्रियल डिसीज।
माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है? पावर हाउस ऑफ सेल होता है जिसके अंदर एटीपी का प्रोडक्शन होता है। वहीं अगर एटीपी का एबनॉर्मली प्रोडक्शन शुरू हो जाएगा तो क्या होगा? उसको सेलुलर वो डिसऑर्डर हो जाएगा। तो वो किसके अंदर आ जाएगा? ऑर्गेनली स्पेसिफिक डिसऑर्डर के अंदर आ जाएगा। आगे अपन बात करते हैं और हाँ, ये देखो ये पॉइंट रह गया बीच में। ऑर्गेनली स्पेसिफिक में क्या होता है? कोई भी ऑर्गेनली है उसके अगर माल फंक्शन मतलब उसके फंक्शनिंग में अगर प्रॉब्लम आ रही है तो वो किसके अंदर आ जाएगा? ऑर्गेनली स्पेसिफिक डिसऑर्डर के अंदर आ जाएगा। लास्टली अपन बात करते हैं ऑटो इम्यून कंडीशन। ऑटो इम्यून कंडीशन से अपन क्या समझते हैं? हमारी जो बॉडी की जो इम्यून सिस्टम होता है वो हमारी बॉडी के अगेंस्ट काम करने लग जाता है। वो किसके अंदर आएगा? ऑटो इम्यून कंडीशन के अंदर आएगा। इसके अंदर पढ़ते हैं अपन ओन इम्यून सेल्स मेक मिस्टेक्स एंड टारगेट हेल्दी सेल्स। जिसके अंदर जो इम्यून सेल्स हैं वो हमारी बॉडी के जो वो हमारी जो बॉडी के हेल्दी सेल्स हैं उनको टारगेट करके उनको डिस्ट्रॉय करने लग जाएगी। मैंने आपको बताया कि ऑटो इम्यून कंडीशन, इसके अंदर जो हमारी बॉडी के इम्यून सेल्स हैं वो हमारे ही हेल्दी सेल्स को डिस्ट्रॉय करने लग जाएंगे। आगे अपन बात करते हैं कि इससे रिलेटेड 2 डिजीज है। टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटस, डीएम स्टैंड्स फॉर डायबिटीज मेलाइटस टाइप। ये अपन आगे एमएसएन में फुल्ली कवर करेंगे। ये बहुत बड़ा टॉपिक है। एमएसएन में अपन इसकी पैथोफिजियोलॉजी, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, ईटियोलॉजी, साइन एंड सिम्टम्स, डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन, ट्रीटमेंट, सब कुछ ब्रीफली देखेंगे अपन कहाँ पे? एमएसएन के अंदर। अभी अपन बात करते हैं क्या, यहाँ पे अपन देख लेते हैं कि क्या होता है टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटस में। होता क्या है कि इसके अंदर जो हमारी बॉडी की इम्यून सेल्स है वो डिस्ट्रॉय करते हैं इंसुलिन प्रोड्यूसिंग सेल्स को। जो हमारी बॉडी के अंदर इंसुलिन प्रोड्यूसिंग सेल्स हैं उनको डिस्ट्रॉय करने लग जाती हैं। सबसे पहले मैं आपसे सवाल पूछूं कि इंसुलिन प्रोड्यूसिंग सेल्स कहाँ होती हैं? कहाँ मतलब कौन प्रोड्यूस करता है इंसुलिन सेल प्रोड्यूसिंग? कौन प्रोड्यूस करता है? पेनक्रियास। इंसुलिन का प्रोडक्शन कहाँ होता है? पेनक्रियास में। तो वही है कि जो हमारे इम्यून सेल्स है वो किसको डिस्ट्रॉय करने लग जाएंगे? इंसुलिन प्रोड्यूसिंग सेल्स को डिस्ट्रॉय करने लग जाएंगे, जिस वजह से क्या इंसुलिन का लेवल कम हो जाएगा और पेशेंट को क्या हो जाएगा? ग्लूकोज इनटॉलरेंस हो जाएगा। वो जो पेशेंट होगा वो ग्लूकोज इनटॉलरेट हो जाएगा। लास्टली अपन बात करते हैं मल्टीपल स्क्लेरोसिस। मल्टीपल स्क्लेरोसिस के अंदर क्या होता है? इम्यून सेल अटैक द प्रोटेक्टिव कवरिंग ऑफ नर्व सेल। मतलब जो हमारा नर्व सेल है उसकी जो प्रोटेक्टिव कवरिंग है उसको ही इम्यून सेल डिस्ट्रॉय करने लग जाएंगे। तब क्या होगा? मल्टीपल स्क्लेरोसिस। आज की वीडियो में अपन ने बात किया। आज की वीडियो में अपना सेल टॉपिक कंप्लीटली फिनिश हो जाएगा। कल से अपन एक नया चैप्टर शुरू करेंगे, टिश्यू के बारे में। वही अपन बेसिक से लेके हाई लेवल तक जाएंगे। उससे रिलेटेड अपन सारे एमसीक्यूज एक क्लास में कवर अप कर लेंगे और एमसीक्यू और सेशन के आपको अलग से प्लेलिस्ट मिल जाएगी हमारे चैनल के ऊपर। और जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था डे 1, हमारे चैनल पे आपको सारा कंटेंट फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। रेफरेंस रहेगा पीआर यादव से रिलेटेड जितनी भी उस किताब के अंदर जो कुछ भी इंपॉर्टेंट है, जो कुछ भी आया हुआ है, मैं आपको हर चीज डीपली एक्सप्लेन कर रही हूँ और आगे भी करती रहूंगी। अपन नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे टिश्यू अपन मतलब वही है डेफिनेशन से लेके अपन उसे डिजीज कंडीशन तक पढ़ेंगे उसको। लास्ट में एक एमसीक्यू क्लास रख लेंगे अपन। और स्टे ट्यून, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।